राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बच्चे की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक जंगल था। उस जंगल के किनारे एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ था। उस बड़े से गांव में हर तरह के लोग रहते थे। उसी गांव में एक भिखारी भी रहता था। उसका काम था सुबह अपने परिवार के साथ निकल जाना और आसपास के गांवों और शहरों में जाकर अपने परिवार के साथ अलग अलग जगहों पर भीख मांगना। भीख मांगने के लिए कभी कभी वह ढोलक बजाकर गाने भी गाता था। गाना सुनाने के बाद वह लोगों से पैसे मांगता। भीख में जो कुछ भी लोग पैसे देते उसी से उस भिखारी का और उसके परिवार का गुजारा होता था, क्योंकि उसी पैसे से वह अनाज खरीदता था और अपने परिवार का पेट भरता था। उसके परिवार में वह, उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे, एक बड़ा बेटा और एक छोटी बेटी। शहर 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 जाकर जब वह अपना गाना सुनाता था तो उसकी पत्नी ढोल बजाती और छोटी बेटी मजीरा पर थाप देती और नाचती भी रहती। छोटा लड़का शामू भी लड़की के साथ नाचता और करतब दिखाता था। कभी कभी भिखारी जमूरे वाला भी बन जाता था। वह अपने लड़के को जमूरा भी बना देता और जमीन पर मोटी चादर डालने के बाद शामू को जमूरा बनाकर उस पर लिटा देता। फिर उससे पूछता, बोल जमूरे, जो पूछूंगा बताएगा? तो वह वो राम शामू कहता था कि बताऊंगा और सही से बताएगा। भिखारी पूछता तो वह कहता, हाँ हाँ सही बताऊंगा। तो बता, उस सामने वाले आदमी ने किस रंग के कपड़े पहने हैं? जो सामने टोपी वाला आदमी खड़ा है। तो उसने, जो जमूरा बना हुआ शामू कहता था, उसने नीले रंग की शर्ट पहनी है और काले रंग की पैंट पहनी है। उसके बगल में जो आदमी खड़ा है उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी है और काले रंग की पैंट पहनी है। वाह वाह, शाबाश जमूरे, भिखारी कहता। तुझे तो सब पता है, अब आगे भी जो पूछूंगा वह बताएगा? तो शामू कहता, हाँ बताऊंगा। तो वह, उसका पिता कहता, बता, जिस आदमी ने सफ़ेद शर्ट पहनी है उसकी जेब में क्या है? तो वह शामू कहता था, उसकी जेब में 2 और 5 के रुपए के सिक्के हैं। फिर जमूरे वाला बना भिखारी उस आदमी से पूछता, क्या जमूरे ने सही बताया है? तब आदमी अपनी जेब में देखकर बताता, हाँ जमूरे ने सही बताया है। फिर जमूरे वाला अपने बेटे को शाबाशी देता और कहता, शाबाश जमूरे, तुम्हें तो सब पता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की जेबों में सिक्के होते ही हैं। तो अंदाज में जमूरे की कही हुई बात सही निकल जाती और लोग समझते कि जमूरे को सब पता है, इसलिए वह सही सही बता पाया है। इसी तरह से भिखारी अपने परिवार का खर्चा चला रहा था। किसी किसी दिन उसे अच्छे पैसे भी मिल जाते थे, किसी दिन उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते। इस तरह उसे उस दिन का फाका भी करना पड़ता था। तब वह भगवान जी से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, उसकी गरीबी दूर हो जाए। एक दिन की बात है कि भिखारी अपने परिवार के साथ अपने काम पर घर से निकल रहा था। तभी एक साधु बाबा आता दिखाई दिया। वह बहुत भूखा था, इसलिए उसने उन लोगों से खाने को कुछ मांगा, जिस पर शामू ने तुरंत अपनी रोटियां निकालकर साधु बाबा को दे दी। रोटियां खाने के बाद साधु बाबा की भूख मिट गई। उन्होंने छोटे से बच्चे का त्याग देखकर उसे बहुत आशीर्वाद दिए। उसने उसका नाम पूछा। लड़के ने अपना नाम शामू बताया। साधु बाबा ने कहा, देखो शामू, मेरे लिए यह रस्सी बेकार है, पर तुम्हारे लिए बहुत काम की रस्सी हो सकती है। इसको तुम जितना चाहो उतनी दूर ऊपर उछाल सकते हो और यह तुम्हारी आज्ञा मानेगी। जब तुम इसे अपने तमाशे में प्रयोग करोगे तब यह सब लोगों को बहुत आश्चर्य में डालेगी और तुम्हें बहुत पैसे मिल जाएंगे। शामू ने पूरे परिवार के साथ साधु बाबा को प्रणाम किया। उसके बाद साधु बाबा थोड़ा पानी पीकर अपने रास्ते चले गए और भिखारी भी अपने परिवार के साथ अपने रास्ते पर चल पड़ा। आज जब जमूरे वाले ने शहर के लोगों को डिंडौरा पीटकर के अपने पास बुलाया तो दूसरे दिनों से ज्यादा लोग ढोलक की आवाज सुनकर उसके पास जल्दी जल्दी जमा हो गए और तमाशा देखने के लिए बैठ गए। जमूरे वाले ने ढोलक बजाकर मुनादी कर दी कि आज वह और दिनों से अलग बढ़िया जादू दिखाएगा
और ऐसा कहते ही उसने अपनी ढोलक बजाना शुरू कर दिया। लड़की ने मंजीरा बजाना शुरू किया और जमूरे वाले ने ढोल बजाकर रस्सी को आज्ञा दी कि रस्सी 5 फीट ऊपर जाकर खड़ी हो जा। रस्सी जो जमीन पर गोल गोल लिपटी पड़ी थी, धीरे धीरे ऊपर उठकर 5 फीट तक जाकर खड़ी हो गई। फिर जमूरे वाले ने रस्सी को 10 फीट ऊपर ले जाकर खड़ा होने का आदेश दिया और रस्सी अपने आप 10 फीट ऊपर जाकर खड़ी हो गई। और उसके बाद शामू उस रस्सी पर चढ़कर करतब दिखाने लगा। उसके रस्सी पर चढ़ने से रस्सी ना तो नीचे झुकी और ना ही गिरी। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर सबने उसकी बहुत तारीफ की और ढेर सारे पैसे उस दिन उन्हें इनाम में मिले। इस तरह से अब भिखारी जमूरे वाला बन गया था। अब उसने भीख मांगना बंद कर दिया। उसने अब हर शहर गांव में नए नए तरह के करतब दिखाने शुरू कर दिए। वह रस्सी को अलग अलग ऊंचाइयों पर खड़े होने का आदेश देता और रस्सी इतनी ही ऊंचाई पर जाकर खड़ी हो जाती। लोग बहुत तारीफ करते। जब रस्सी को आज्ञा देता और रस्सी नीचे आ जा तो रस्सी नीचे आ जाती और अपने आप गोल गोल लिपट कर उसके झोले में चली जाती। इस तरह से करतब दिखाने से जमूरे वाले को बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लगे। एक दिन की बात है, जमूरे वाला करतब दिखा रहा था। उसी समय लड़के ने रस्सी को आदेश दिया, जाओ ऊपर आसमान तक चली जाओ। इसके बाद रस्सी ऊपर आसमान की तरफ जाने लगी। रस्सी एक तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ नीचे से उसका गोल घेरा भी बढ़ता जा रहा था। नीचे से रस्सी बढ़ती जा रही थी अपने आप और आसमान में चढ़ती जाती। फिर एक समय ऐसा आया कि रस्सी को देखते देखते ही लोग इतना अचंभित हो गए कि ऊपर देखने लगे कि सबकी पगड़ी सर से लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़ी। फिर भी रस्सी ऊपर आसमान तक चढ़ती चली जा रही थी। फिर तो रस्सी का दूसरा सिरा भी दिखाई देना बंद हो गया। लोग बहुत हैरान हुए और जमूरे वाले को रोज से ज्यादा पैसे देकर चले गए। जमूरे वाला भी इतनी ऊपर तक रस्सी को जाते देखकर हैरान हो गया। रस्सी इससे पहले कभी इतनी ऊपर नहीं गई थी। उसने रस्सी को बहुत बार नीचे आने का आदेश दिया पर रस्सी नीचे नहीं आ रही थी। तब जमूरे वाले ने शाम को आदेश दिया, जाओ देखो रस्सी कहीं किसी पास खड़े पेड़ पर तो नहीं अटक गई है, उसे उतार कर लाओ। जैसे ही उसके पिता रामू ने शामू को आज्ञा दी कि रस्सी पकड़कर ऊपर जाकर देखो कि रस्सी कहीं अटकी है तो उसको छुड़ाकर रस्सी नीचे ले आओ, वैसे ही शामू रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। वह बेचारा चढ़ता जा रहा था पर रस्सी कहीं खत्म होती दिखाई नहीं दे रही थी। वह चढ़ते चढ़ते बहुत थक गया और रस्सी को पकड़कर झूल गया। इसमें शायद रस्सी को समझ में आ गया कि शाम थक गया है। तब रस्सी वहीं पर थोड़ा बढ़ने लगी और कुर्सी की तरह बन गई। शामू ने जब रस्सी को कुर्सी बनते देखा तो कुर्सी पर बैठ गया। शामू को कुर्सी पर बिठाए बिठाए रस्सी ऊपर बढ़ने लगी। अंत में यह हुआ कि वह लगभग बादलों के पार पहुंच गया। जैसे ही शामू रस्सी से उतरा तो शामू की पीठ पर 2 बादलों वाले पंख उगाए थे। अब वह उड़कर कहीं भी जा सकता था। बादलों पर वैसे भी अपने पंखों के सहारे से ही वह उड़ सकता था, जैसे कोई चिड़िया उड़कर कहीं भी आ जा सकती है। अंत में यह हुआ कि वह एकदम ऊपर लगभग बादलों के पार पहुंच गया तो उसने देखा कि रस्सी खत्म हो गई है और बादलों के ऊपर थोड़ी दूर पर 3 बड़े बड़े महल बने हुए थे। वह महल बर्फ का बना हुआ था, एक महल चमचमाते कांच का बना हुआ था और तीसरा महल आग का बना हुआ था। उस महल के चारों तरफ आग की लपटें निकल रही थीं, जिसमें उसकी ईंट गर्मी से धधक रही थी और सोने की तरह चमक रही थी। शामू महल देखकर रस्सी के बारे में भूल गया और सोचने लगा, इन तीनों महलों में पहले किस महल की तरफ जाएं। कांच वाला महल उसके ठीक सामने था, बर्फ वाला महल उसके बाएं हाथ की तरफ था और दाएं हाथ की तरफ आग वाला महल था। फिर उसने सबसे पहले शीशे वाले महल में जाने की सोची। सबसे पहले वह उड़कर कांच वाले महल में गया और चारों तरफ से उड़ उड़ कर देखा। क्योंकि महल कांच का बना था, उसके अंदर बाहर सब दिख रहा था। वहां उसे अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सारे ही कमरे खाली थे। कांच के कमरे चमक रहे थे और अजब चमक निकल रही थी। उसके सभी कमरों में से उड़ते उड़ते जब वह महल के ऊपर गया तो ऊपर से सिर्फ एक अंदर कमरे में एक छोटी सी तिजोरी रखी दिखाई दी।
पर शामू को अंदर महल में जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं दिखा। जब शामू को कांच वाले महल में कोई नहीं दिखा तो वह आग वाले महल की तरफ गया। वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह वहाँ खड़ा भी हो सके। उसे महसूस हुआ अगर वह ज़्यादा पास जाएगा तो उसके पंख जल जाएंगे, फिर वह बादलों पर भी उड़ नहीं सकेगा। इसलिए वह वहाँ से उड़कर नीचे आ गया। उसके बाद वह बर्फ वाले महल की तरफ गया। बर्फ वाले महल का विशाल दरवाजा खुला हुआ था, जिसे धकेल कर शामू अंदर गया। अंदर की सजावट बहुत खूबसूरत सी, सारी की सारी चीजें बर्फ की बनी हुई थी और उन सभी चीजों से थोड़ी थोड़ी देर के बाद बिजली जैसी चमक निकल रही थी। शामू इतनी सुंदरता देखकर थोड़ी देर को तो एकदम हैरान खड़ा रह गया। फिर वह आगे बढ़ा। अंदर जाकर उसने देखा कि अंदर एक पलंग पर एक परी बैठी थी। उसके पंख बहुत चमक रहे थे। परी ने हल्के नीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे। उसके पंख भी हल्के नीले रंग के थे। उसके बहुत बड़े पंख थे और उनके बीच बीच में हल्के इंद्रधनुषी रंग के गोल गोल गोले बने हुए थे। परी के हाथ एक जंजीर से बंधे हुए थे। परी के सामने एक सोने की सुराही रखी थी। सुराही से भी चमक निकल रही थी। परी बहुत थकी हुई और निढाल और बीमार दिख रही थी। परी ने उसे देखते ही पानी मांगा। परी को बोलता देखकर शामू डर गया, पर फिर भी परी को प्यासा देखकर शामू ने उसे सुराही से पानी निकालकर पानी पिलाया और खुद भी पानी पिया। पानी बहुत मीठा था। पानी पीते ही उसकी और परी की सारी थकान मिट गई। पानी पीने के बाद शामू ने परी के हाथ खोल दिए। पानी पीकर परी की थकान उतर गई। परी शामू से बहुत प्रसन्न हो गई। तब परी ने उससे कहा कि तुमने मुझे, परी रानी ने किसी काम से कहीं पर भेजा था, तो मैं जरा जल्दी में थी। तभी कहीं से एक साधु आया। वह बहुत प्यासा था। उसने मुझसे पानी मांगा, पर मैंने परी रानी के काम के कारण उसे पानी नहीं पिलाया, बल्कि साधु बाबा को कड़वे वचन बोलकर भगा दिया। वह मुझसे गुस्सा होकर मुझे श्राप देकर चले गए थे कि जब तक तुम धरती से आकर मुझे पानी नहीं पिलाओगे, तब तक मैं इसी महल में बंद रहूंगी, भूखी प्यासी। साधु बाबा के श्राप देने से मैं डर गई थी। मैंने साधु बाबा को परी रानी की आज्ञा और जल्दी का कारण भी बताया और माफ़ी भी मांगी। तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करने को बताया कि धरती से एक नेक दिल लड़का आएगा जो तुम्हें श्राप से मुक्त करेगा। श्राप के डर से मैंने परी रानी को बुलाया कि शायद परी रानी मेरी सहायता कर देंगी और उनको श्राप वाली बात बताई। पर परी रानी ने कहा कि किसी भी प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम होता है और तुमने एक साधु बाबा को पानी पिलाने से मना कर दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं करूंगी और तुम्हें उनका श्राप पूरा होने तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं 1000 साल से प्यासी हूँ और तुम्हारा भूखी प्यासी इंतजार कर रही थी। आज मेरा श्राप खत्म हुआ, बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। शामू को फिर भी अपनी रस्सी की याद आ गई। तब उसने कहा, परी जी, मैं तो यहाँ मेरी रस्सी लेने आया था, पर ऊपर आकर मैंने 2 और महल देखे हैं। एक कांच का बना हुआ है और एक में से आग निकल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है वहाँ पर? फिर शामू ने परी को बताया कि वह अपने आप नहीं आया था, बल्कि अपनी रस्सी को खोजते हुए आया था, क्योंकि उसकी रस्सी ही उसे यहाँ तक ले आई थी। वह रस्सी उसे एक साधु बाबा ने दी थी। परी ने उसे बताया कि रस्सी देने वाला वह वही साधु था जिसने परी को श्राप दिया था। 1000 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए साधु ने शामू को रस्सी दिया ताकि जिससे जो मेरा श्राप खत्म हो जाए और तुम मुझ तक पहुंच सको। अगर शामू ने उस साधु को अपना खाना नहीं खिलाया होता तो साधु उसे भी भूखे प्यासे रहने का श्राप दे देता। परी की बात सुनकर शामू को बहुत तसल्ली हुई कि उसने साधु बाबा को खाना खिला दिया। ऐसे करके वह श्राप से बच गया और परी की सहायता कर पाया। दूसरे महल में क्या है? शामू ने परी से पूछा। तो परी ने बताया कि कांच वाले महल में सारी दुनिया की जानकारी रखी है और अग्नि वाले महल में पूरी दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब की दवाइयां रखी हैं। अगर शामू दोनों महल में चला जाए तो उसे सारी जानकारियां और दवाइयां मिल जाएंगी। शामू ने परी से कहा कि वह ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया है,
इसलिए वह पहले कांच वाले महल में जाकर अपनी जानकारी बढ़ाना पसंद करेगा। ऐसे करके वह बुद्धिमान बन जाएगा और फिर वह तीसरे महल में जाकर सारी दवाइयां लेकर सारी जनता की भलाई कर पाएगा। शामू ने परी से कांच वाले महल में जाने का रास्ता पूछा। परी ने बताया कि कांच वाले महल की जानकारी लेने के लिए उसे पहले सरस्वती देवी माँ की पूजा करके बर्फ के महल में रखी किताब पढ़नी पड़ेगी। जैसे जैसे वह किताबों को पढ़ता जाएगा, कांच वाले महल में अंदर जाने के लिए अपने आप दरवाजा बनता जाएगा। जब वह पूरी किताब पढ़ लेगा तब तक दरवाजा अपने आप बन जाएगा और कांच के महल का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। उसके बाद शामू वहीं पर परी से सरस्वती माँ की पूजा कैसे की जाती है पूछा। परी ने उसको सरस्वती माता की पूजा की सारी विधि बताई। फिर परी ने वही बर्फ महल में रखी कुछ किताबें शामू को पढ़ने के लिए दी। शामू ने सरस्वती माँ की पूजा करके किताबों को परी की सहायता से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह किताबें पढ़ता चला गया वैसे वैसे कांच के महल में अपने आप एक दरवाजा बनता चला गया। जब शामू ने कांच वाले महल में दरवाजा बनते हुए देखा तो और ज्यादा मन लगाकर पढ़ने लगा। उससे उस महल का दरवाजा और जल्दी जल्दी बनने लगा। किताब पूरी करने और दरवाजे के बन जाने के बाद शामू दरवाजे को खोलकर अंदर गया। बादलों वाले पंख मिलने से उसे यह फायदा हुआ कि चलने से वह जल्दी उड़कर कहीं भी आ जा सकता था। जैसे जैसे वह एक के बाद एक कमरे में अंदर जाता जा रहा था, उसके दिमाग में कांच के महल में रखी सारी जानकारियां अपने आप उड़ उड़ कर आती और उसके दिमाग में घुसती चली जा रही थी। जब सारी जानकारी उसके दिमाग में घुस गई, फिर वह उस तिजोरी के पास पहुंचा जो महल के बाहर से ही उसे दिखाई पड़ रही थी। शामू ने उस तिजोरी को प्रणाम करके खोला। जैसे ही उसने तिजोरी को खोला, उसमें उसे एक ताले के आकार की एक किताब दिखाई दी जिसमें उस महल और सारी दुनिया की सारी जानकारियां भरी हुई थी। शामू को किताब जो उठाकर पढ़ते ही किताब की भी एक एक सारी जानकारियां अक्षर बनकर उड़ उड़कर उसके दिमाग में घुसने लग गईं। जब किताब की सारी जानकारियां शामू के दिमाग में घुस गईं, तब किताब को ताले के आकार की थी छोटी होती गई और शामू के मस्तिष्क पर एक छोटे ताले के आकार में आकर चिपक गई, जिससे उसके माथे पर ताले के आकार की एक किताब जैसा निशान बन गया, जिससे वह अब कभी भी उन जानकारियों को भूल नहीं सकता था। फिर शामू ने उस तिजोरी को बंद कर दिया और बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने परी से पूछा, मैं कांच महल में रखी सारी जानकारियों को अपने दिमाग में भर कर लाया हूँ। किताब तो मेरे माथे पर ही चिपक गई है, अब इसे कैसे छुटकारा पाऊंगा? अब कब मुझे बताइए कि मैं अग्नि महल में कैसे जाऊं? परी ने उत्तर दिया, ये किताब ताले के आकार की दिख रही है, पर इतनी छोटी है कि जल्दी इस पर किसी की नजर नहीं जाएगी और यह इसलिए चिपक गई है जिससे तुम कभी भी कोई बात नहीं भूलो। अगर भूल भी जाओ तो इस किताब को छूते ही फिर से सब याद आ जाएगा। यह तुम्हारे लिए फायदे वाली बात है। आगे परी ने अग्नि महल में जाने का उपाय बताया। परी ने कहा, अग्नि महल में जाने के लिए पहले तुम्हें अग्निदेव को प्रसन्न करना पड़ेगा। फिर परी ने शामू को अग्निदेव को प्रसन्न करने वाली सारी विधि बताई। परी ने पूजा की सारी विधि जानकर शामू अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए जुट गया। उसने अग्निदेव के लिए बहुत कठोर तपस्या की। इससे उसका सारा शरीर गर्म हो गया और उसके शरीर से आग जैसी ज्वाला निकलने लगी, पर उसने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उसकी तपस्या से अग्निदेव प्रसन्न हो गए और अग्नि महल में जाने के लिए उसके लिए रास्ता बना दिया। शामू ने अग्निदेव को प्रणाम करके देव से कहा कि सब लोगों को ठीक करने के लिए अग्नि महल की दवाइयां धरती पर ले जाने के लिए अनुमति मांगी, तो अग्निदेव ने उसे दे दिया। अग्निदेव ने उसे बताया, शामू जरूरत भर की दवाइयां ही उठाना, क्योंकि तुम उन्हें जितना खर्च करोगे उतनी मात्रा में ये फिर अपनी जगह आ जाएंगी। और फिर अग्निदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रामू को आशीर्वाद देकर शामू अग्नि महल में जब घुसा तब उसे जरा भी गर्म नहीं लगा, क्योंकि अग्निदेव उससे प्रसन्न होकर अग्नि में प्रवेश कर पाने का वरदान देकर गए थे। शामू ने देखा महल के हर कमरे में दवाइयों के साथ उसके नाम की पांडुलिपि रखी है और सबसे भीतर वाले कमरे में एक चौकी पर कुछ पत्ते और जड़ी बूटियां रखी हैं। शामू ने
मतलब भर के पत्ते और थोड़ी सी जड़ी बूटी उठाकर ली और फिर हर कमरे में से उसने दवाइयों के नाम वाली पुस्तक भी बटोर ली और महल से बाहर निकल आया। बाहर आकर शामू ने देखा परी अभी भी उसका इंतजार कर रही है। परी ने जब उसे दवाइयों के साथ बाहर आते हुए देखा तो वह प्रसन्न हो गई। उसने श्यामू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और फिर नीचे जाने के लिए कहा। परी ने यह भी कहा कि जब भी शामू परी को बुलाएगा परी उसके पास पहुंच जाएगी। शामू ने दवाइयां उनके नाम वाली पांडुलिपि लेकर रस्सी के सहारे नीचे उतरने को तैयार हो गया। नीचे जाने से पहले उसने परी को प्यार और धन्यवाद बोला। फिर धीरे धीरे संभलते हुए वह सारा सामान लेकर रस्सी को पकड़ते हुए नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। पर जैसे ही शामू ने रस्सी को पकड़ा वैसे ही रस्सी स्वयं ही फिर से कुर्सी बन गई। शामू कुर्सी पर बैठ गया और रस्सी अपने आप छोटी होने लगी और नीचे धरती की ओर आने लगी। इस तरह शामू को नीचे उतरने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। जब शामू नीचे उतरा तो उसने देखा कि नीचे उसके माता पिता बैठे हुए रो रहे थे। रामू ने शामू को बताया कि शामू को रस्सी खोजते हुए आसमान पर गए पूरा 1 महीना बीत चुका है। वे लोग समझते थे कि शायद शामू अब कभी नहीं मिलेगा, पर शामू के जाने के बाद एक बहुत सुंदर स्त्री वहां पर आई थी। उसने नीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे, यहाँ तक कि उसके बाल भी नीले रंग के थे। वह बहुत लंबी थी। वह इतनी दुबली पतली थी कि जब बात करने लगती तो हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उड़ रही है। उसने हम लोगों को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारे लिए हमें बताया कि तुम कुछ दिनों बाद लौटोगे। उसने ही हम लोगों के लिए सुविधाओं के साथ एक सुंदर घर बना दिया। खाने पीने के लिए सारा अनाज भी लाकर रख दिया। शामू समझ गया कि वह महिला कोई और नहीं, वह परी थी। शामू ने अपने पिता को बताया कि वह नीलम परी थी जिसको शामू ने पानी पिलाया था और उसी ने यहाँ आकर उसके माता पिता की मदद की है। और जब शामू आ गया तो सब प्रसन्न हो गए। उसने उन्हें आसमान की सारी बातें बताईं, कैसे वहाँ पर 3 महल उसने देखे। फिर एक महल में एक परी प्यासी थी और श्यामू ने उसे पानी पिलाकर मदद की। इसलिए परी ने उसको सदा साथ देने का वरदान दिया। फिर श्याम ने उसकी मदद के लिए दूसरे 2 महल खोले और वहाँ की बहुत सारी जानकारियाँ और दवाइयाँ लेकर आया था। उसके पास अभी भी रखी हैं। अभी उनकी सहायता से वह अपना एक दवाखाना खोलेगा जिसमें गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। उसकी बात सुनकर उसका पिता बहुत प्रसन्न हुआ। शामू ने अपनी दवाइयों की मदद से बहुत अच्छा दवाखाना खोल लिया। उसकी दवाइयों में जादुई असर था जिससे लोग जल्दी ठीक हो जाते। उसका दवाखाना चल निकला। श्यामू अपने दवाखाने पर गरीबों का मुफ्त इलाज करता था और उसको मुफ्त दवाइयाँ भी देता था उनको। और उन दवाइयों की खासियत यह थी, जैसे जैसे वह दवाइयाँ देता जाता उसकी पेटी में वह दवाइयाँ फिर अपने आप बढ़ जाती। इस तरह से शामू को समाज में बहुत जो शामू का नाम होने लगा, उसकी प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी, क्योंकि शामू को दुनिया की सारी जानकारियां मिल चुकी थी। इसलिए अब वह किसी भी विषय पर अपनी राय रख सकता था। शामू को जब भी परी की याद आती तो शामू परी को रात में याद करता। परी तुरंत उसके पास आकर थोड़ी देर बात करती, फिर लोरी गाकर या कहानी सुनाकर उसे सुला देती। जब शामू सो जाता तब परी खिड़की के रास्ते उड़कर चली जाती। अब शामू और परी में दोनों में दोस्ती दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वैसे शामू छोटा था और परी बड़ी, पर दोनों की दोस्ती पक्की थी। शामू जब भी परी को बुलाता तब दिन में तो नहीं पर रात में परी दीदी जरूर शामू के पास आ जाती। दोनों कुछ देर बातें करते, फिर परी शामू को कहानी सुनाकर सुला देती और चली जाती। एक दिन शामू ने देखा उसके घर के बाहर कुछ कुत्ते और बंदर आपस में पास पास बैठे हैं। वैसे देखा जाए तो कुत्तों और बंदरों में आपस में नहीं पटती है। कुत्ते और बंदरों पर धावा बोल देते हैं। यहाँ तक कुत्ते और बंदर दोनों एक साथ बैठे थे और दूर से ऐसे लग रहा जैसे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। यह दृश्य देखकर शामू को कुछ अटपटा लगा। उस दिन शामू ने जब परी को बुलाया तब परी थोड़ी देर से आई। जब तक परी नहीं आई थी शामू को लगा कि कहीं परी ने उसे भुला तो नहीं दिया, पर उस दिन परी जब आई तो उसे देखकर शामू रोने लगा। शामू को रोता देखकर पहले परी ने उसे चुप कराया, फिर अपने देर से आने का कारण बताया। परी ने कहा कि उसे
रानी परी ने कुछ विशेष काम दे रखा था। परी को पहले उस काम को पूरा करना था। और काम क्या था? शामू ने पूछा। तो परी ने बताया कि जंगल में कुछ शिकारी आ गए थे। वे जरूरत से ज्यादा जानवरों को मार रहे थे और जंगल के पेड़ काट रहे थे। यह जंगल के लिए और मनुष्यों के लिए बहुत खराब है। रानी परी ने नीलम परी को यही काम सौंपा था कि वह शिकारी जरूरत से ज्यादा शिकार न कर पाए, जंगल से चले जाएं। यही जंगल और मनुष्यों के लिए सही है। इंसान को जंगल में नहीं घुसना चाहिए। यही पर्यावरण और इंसानों और जानवरों के लिए अच्छा है। इसलिए नीलम परी पहले जंगल में गई और उन शिकारियों को खोजा। फिर परी ने उन शिकारियों को कुछ और परियों की सहायता से डराना शुरू कर दिया। रात के समय में जंगल में सब परियों ने अदृश्य होकर नृत्य करना शुरू कर दिया। तो शिकारी उन परियों को नहीं देख पा रहे थे। वे परियों के नृत्य की आवाज जरूर सुन पा रहे थे। परियों ने आसपास के वृक्षों को हिलाना शुरू कर दिया। इतनी रात में अचानक से पेड़ों को हिलते और नृत्य की आवाज सुनकर शिकारी डर कर वहां से जो भागने लगे और कुछ बेहोश होने वाले थे। एक शिकारी ने सबको सलाह दी कि चलो भागो यहाँ से, लगता है यहाँ कुछ भूत आ गए हैं। दूसरी तरफ परियों ने नृत्य करने में मजा आ रहा था, पर शिकारियों को वहां से बहुत सारे भूत नजर आने लगे थे। इसलिए उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बटोरा और वहां से भाग खड़े हुए। शिकारियों को भागता देखकर परियों ने उनका पीछा करना शुरू किया और उनके सिर के ऊपर ऊपर नृत्य करने लगी। शिकारियों को लगा कि भूत उनके सिर के पीछे पड़ गए हैं और पीछा कर रहे हैं, तो उन्होंने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। परियों ने उन्हें जंगल के बाहर तक खदेड़ दिया। जब जंगल से सारे शिकारी भाग गए, तब परियां वहां से निकलकर सारी परियां आसमान में चली गईं और नीलम परी के पास शामू के और फिर उसके बाद में शामू के पास तुम्हारे आ गई। यह सुनकर शामू को अच्छा लगा। उसने पूछा, जंगल के जानवर बेकार ही घूमते हैं, अगर वे मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? तब परी ने कहा, नहीं शामू, भगवान जी की बनाया हुआ हर प्राणी महत्वपूर्ण। जानवर मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी जानवर का इतना शिकार नहीं किया जाना चाहिए कि वह प्राणी संसार से ही विलुप्त हो जाए। शामू ने तुरंत अपने दिमाग पर बन गए ताले के निशान पर हाथ रखा और उसे सब याद आ गया। तो वह कहने लगा, हाँ मुझे याद आ गया। महल से मिली जानकारी में भी यही बात थी कि जानवरों को शिकार नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम्हें सही याद आया है परी दीदी। पर एक बात बताइए कि मैंने देखा कि कुत्ते और बंदर एक साथ बैठे थे, जबकि बंदरों और कुत्तों की तो बिल्कुल भी आपस में बनती नहीं है। ऐसा क्यों परी दीदी? तब परी ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले बंदर कम हुआ करते थे, कुत्ते ज्यादा। अब बंदर ज्यादा हो गए हैं, कुत्ते कम। तो बंदरों ने कुत्तों से डरना छोड़ दिया है। एकता में शक्ति है। बंदरों की एकता काम आई। कुत्तों ने अपना स्वभाव तो नहीं छोड़ा, वो निडर थे, निडर हैं, पर अब उन्होंने बंदरों के ताजे स्वभाव से समझौता करना सीख लिया है। अब कुत्ते और बंदर दोनों एक साथ पाए जाने लगे हैं। बस इतनी सी बात है। यह स्वभाव चाहे कुत्ते बंदर पर लागू या फिर इंसान पर, बात एक ही है कि एकता में शक्ति है। मतलब एकता के कारण बंदर जीत गए। हाँ, ठीक समझे हो तुम शामू, परी रानी ने कहा। उसके बाद परी ने शामू को परियों की एक कहानी सुनाई और उसके सो जाने के बाद खिड़की की राह से उड़कर परदेश चली गई। जब वहाँ के राजा ने शामू की प्रसिद्धि सुनी तो उसने शामू को बुलावा भेजा। पहले शामू डरा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर राजा ने उसे क्यों बुलवाया है, पर फिर भी वह हिम्मत करके राजा के पास गया। राजा ने पहले शामू से कहा कि शामू, मैंने सुना है तुम्हें हर तरह की जानकारी है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो शामू ने कहा, जी राजन, मैं तैयार हूँ। तब राजा ने कहा, ठीक है, अब हम तुम्हारी परीक्षा 3 स्तर पर ली जाएगी, तैयार हो तुम? तो शामू ने कहा कि ठीक है राजन, मैं तैयार हूँ, आप प्रश्न करिए। शामू, जिसे हर तरह की जानकारी मिल चुकी थी, उस जानकारी के आधार पर अनुमान लगाया कि यदि उसने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो राजा उससे नाराज होकर किसी भी प्रकार का दंड दे सकते हैं। यदि उसने उन सभी प्रश्नों को उचित उत्तर दे दिए तो राजा प्रसन्न होकर उसको बहुत सारा इनाम भी दे सकते हैं। इसलिए शामू ने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, आप प्रश्न पूछिए। तो राजा ने कहा, शामू, पृथ्वी और सूर्य की दूरी क्या है? तब
शामू ने कहा, राजन, पृथ्वी और सूर्य की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है और यह एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अपनी हनुमान चालीसा में भी यह कहा गया है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यदि आज से मापदंड की तुलना करें तो इतनी ही दूरी निकल कर आती है। तो राजा ने कहा, तो बताओ संसार में सबसे बड़ा और गहरा क्या है? तो शामू बोला, महाराज, संसार की सबसे गहरी मारियाना ट्रेंच खाई है, जो धरती से लगभग गहरी जगह है और वहाँ पर 10,898 मीटर और 10,916 मीटर तक गहरा है। तो राजा ने तीसरा प्रश्न किया, शामू, संसार में कितना पानी है? तो शामू ने कहा, एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है। और एक रोचक बात यह भी है कि यह मात्रा सदा एक सी बनी रहती है। मौसम का नियंत्रण किस प्रकार होता है? राजा ने फिर सवाल किया। तो शामू ने कहा, राजन, मौसम का कोई कारण प्रभावित करते हैं मौसम को, पर ज्यादातर समुद्र में चलने वाली ठंडी गर्म नदियों द्वारा नियंत्रित होता रहता है। उन दक्षिण से आती हुई गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नियंत्रित होता है। तो बताओ, बाघ ज्यादा ताकतवर है या सिंह? राजा ने फिर प्रश्न किया। तो शामू ने कहा, महाराज जी, ज्यादा ताकतवर तो सिंह है। सिंह की ताकत के सामने बाघ कमी है। फिर राजा ने कहा, अच्छा शामू, सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? तो शामू ने कहा, हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया है। तो राजा ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया कौन सी है? तो शामू ने कहा, विश्व की जो सबसे बड़ी जिंदा चिड़िया है वह एक बड़ा शुतुरमुर्ग है। उसका वजन 150 किलोग्राम तक है और उसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट तक हो सकती है। वैज्ञानिकों ने इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया जो इस चिड़िया के नाम पर कांडोर भी है, जो धरती पर 28 मिलियन साल पहले रहती थी। राजा ने शामू से काफी सारे प्रश्न किए और राजा अब शामू से बहुत खुश था। उसने कहा कि ठीक है शामू, तुम इतनी देर से शाम हो चुकी है। राजा भी दरबार से जाने का समय हो चुका था, इसलिए उन्होंने शामू को वहीं राज्य केसरकारी विभाग में रुकने को कहा। शामू वहाँ रुक गया और उसे हर रात को परी से बात करने की आदत हो गई थी। अब उसे लगने लगा, यहाँ सभा किस तरह से परी को बुलाएगा और बात कैसे कर पाएगा। आज वह अपने घर भी नहीं जा सकता क्योंकि राजा को अभी और परीक्षा लेना है। जब काफी रात बीत गई तो शामू ने परी को बुलाया। परी वहाँ के अतिथि कक्ष में शामू के पास चली आई। दोनों ने वहाँ पर खूब बातें की। शामू ने परी से पूछा कि राजा मुझसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनके प्रश्नों का मकसद क्या है? परी ने शामू को बताया कि राजा अगर तुमसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका मतलब यह नहीं कि उन्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता है। राजा को सब पता है, पर वे तुम्हारी परीक्षा इसलिए लेना चाहते हैं जिससे उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में सुन रखा है वह सब सही या गलत है पता चल जाए। बातें करके परी ने आज उसे फिर लोरी सुनाई और फिर शामू के सो जाने के बाद वह खिड़की के रास्ते उड़कर चली गई। शामू फिर से राजा के सामने पहुंचकर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन शामू जल्दी ही राज दरबार में जाने के लिए तैयार हो गया। शामू को लग रहा था कि उसने अपनी तरफ से राजा के सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। आज भी सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। राज दरबार में जाने से पहले उसने भगवान जी का नमन किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, राजा के प्रश्नों का वह सही उत्तर दे पाए और ऐसा आशीर्वाद प्रभु आप मुझे दीजिए। फिर वह राज दरबार के लिए निकल पड़ा। दूसरे दिन राजा जब दरबार में आए तब उन्होंने शामू को बुलाया। प्रजा की अन्य परेशानियों को सुनने के बाद उन्होंने एक बार फिर शामू को बुलाया। जब राज दरबार ठीक से लग चुका था और राजा ने अति आवश्यक कार्यों का निरीक्षण कर लिया था, जो नए आदेश देने थे वे सब दे दिए, तब अंत में उन्होंने शामू को बुलाया और प्रश्न पूछना शुरू किया। आज राज दरबार में कल की अपेक्षा ज्यादा लोग थे और इन प्रश्नों के उत्तर को सुनने के लिए आए थे। राजा ने रामू से पूछा,
घर में सुख शांति किस प्रकार संभव है? तो शामू ने कहा, राजन, जिस घर में कलेश रहता हो, स्त्री का अपमान किया जाता हो, वहां सुख शांति संभव नहीं है। इसलिए गृहिणी का अपमान नहीं करना चाहिए। इंसान को दिमाग की सुननी चाहिए, ना कि मन की। इंसान को अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि दिमाग बहुत कठोर निर्णय लेता है और मन थोड़ा सा जो है नटखट भी हो सकता है, जिसके निर्णय के गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए आत्मा की बात सुनने से ज्यादा निर्णय सही साबित होते हैं। राजा ने जो शामू से बहुत सारे प्रश्न किए, शामू ने सबके प्रश्न राजा को बहुत अच्छे से दिए। तब शामू के उत्तर से राजा, दरबारी और अन्य लोग जो बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने शामू की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जितनी प्रशंसा शामू की सुनी थी वह सब सही है, और उन्होंने शामू की बहुत सारी शामू को स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की और दवा खाने के लिए बहुत बड़ी जमीन दी। राजा का आभार मानते हुए शामू अपने गांव को लौट आया। इस जमीन पर उसने एक बड़े अस्पताल का निर्माण किया और शाम की जो बात थी वह कुछ दिन तक उसके दिन बहुत अच्छे से शांति से बीते। पर कितने दिन शामू अपने पुराने दिनों की तरफ लौट चला। उसने अपने दवा खाने को जो है बड़ा कर लिया था। उसको जो राजा द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुए थे, उससे दूर दूर तक उसका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया था। कुछ दिनों के बाद उसके राज्य में प्राकृतिक आपदाएं अचानक से बढ़ गईं। गर्मी ऋतु में भयंकर गर्मी, सर्दी ऋतु में भयंकर जाड़ा, वर्षा ऋतु में भयंकर बारिश होने लगी, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति थी। अनाज खराब होना और फसल खराब होना, ऐसी आपदाएं शुरू हो गईं। इन आपदाओं को देखते हुए राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश की, पर इन आपदाओं से उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। पूरा राजा का राज्य त्राहिम त्राहिम करने लगा। राजा ग्रीष्म ऋतु के लिए जितने भी एसी कूलर लगवाता, उतना ही सब कार्बन डाइऑक्साइड निकालता और गर्मी बढ़ जाती। और सर्दियों में आग जलाने के लिए पूजा पाठ करवाता, उसके लिए जितने भी पेड़ कटवाता, उसकी जगह जब आग जलवाता तो जाड़ा कम तो हो जाता, लेकिन फिर भी वह जो प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक पा रहा था। फिर राजा को शामू की बात याद आई। उसने सारी बातों की जानकारी उसी के कारण उसे उपाय पूछना चाहिए। राजा ने फिर शामू को बुलाया और राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूछा, और यह भी किस तरह से इस मुसीबत से छुट्टी पाई जा सकती है। शामू को तो कारण पता ही था। उसने राजा को बताया, राजन, इन आपदाओं के दो कारण हैं। एक तो जाड़े को कम करने के लिए आग जलाने के लिए ज्यादातर पेड़ काट दिए गए हैं। दूसरे, इस राज्य में ज्यादातर लोगों ने सांपों और बाघों और चीतों को मार डाला है। गिद्धों, गरुड़ पक्षियों को भी मार भगाया है, जिसके कारण छोटे छोटे जीव जो उनका शिकार थे आज मर नहीं रहे हैं। इसी से राज्य में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। राजन, इस राज्य में मुझे मधुमक्खियों का भी एक भी छत्ता नहीं दिखा। जहाँ मधुमक्खियां ना हो वहां से मनुष्य जाति का भी विनाश हो जाता है। राजा ने पूछा, वह कैसे, बताओ। तब शामू ने कहा, राजन, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब लोग सांपों को मारते हैं तो वह सिर्फ समझते हैं कि उन्होंने एक जहरीले सांप का अंत किया है। उनको यह भी जानना चाहिए हर सांप जहरीला नहीं होता है। सांप खेतों में के जो दोस्त होते हैं वह खेतों की फसल की रक्षा करते हैं। हम सांपों से डरते जरूर हैं, पर अगर हम यह जान लें कि हर सांप जहरीला नहीं होता, वह हमारे दोस्त भी होते हैं, तो हम उनका संरक्षण करेंगे। जैसे सांप ज्यादातर जंगलों में, खेतों में रहते हैं, तो वे वहां पर छोटे छोटे जीवों, जो खेतों फसलों को नुकसान करने वाले छोटे जानवरों जैसे चूहे छुचुंदर को खाकर हमारी सहायता करते हैं। इसी तरह बाघों का शिकार करने से और गिद्धों को मारने से भी हमारा नुकसान हुआ है। गिद्ध पर्यावरण की सफाई करते हैं। शेर, बाघ छोटे जानवरों को मारकर जंगल को संतुलित रखते हैं और पेड़ पौधों को बढ़ने का अवसर मिलता है, जिससे पर्यावरण संतुलित रहता है। मधुमक्खियां जंगल और रिहायशी इलाकों में परागीकरण का बहुत बड़ा कारण होती हैं। यदि मधुमक्खियां मारी गईं तो वृक्ष समाप्त हो जाएंगे, मौसम बदल जाएगा, जलवायु समाप्त हो जाएंगी। मधुमक्खियों के समाप्त होते ही 4 साल के भीतर मनुष्य का भी जो खात्मा शुरू हो जाएगा। कुछ लोग पेड़ पौधों को जबरदस्ती काट काट कर जंगल छोटा कर रहे हैं, जिससे वर्षा ऋतु खराब हो रही है।
या तो बेमौसम बारिश होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी, जिससे सूखा पड़ेगा और बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। इसलिए पेड़ों को काटना बंद करना होगा। यही बात सागर के संबंध में भी है। जब लोग बहुत ज्यादा मछलियां अपने स्वार्थ के लिए निकाल लेंगे, उनका व्यापार कर डालेंगे, तो सागर में बचेगा ही क्या? बाकी बड़ी मछलियां क्या खाएंगी? और फिर मछलियां भी हमारे पर्यावरण और सागर को संतुलित करती हैं, जिससे वर्षा समय पर होती है। जब मछलियां नहीं रहेंगी तो सागर का संतुलन बिगड़ जाएगा। सागर का संतुलन बिगड़ेगा तो फिर वर्षा समय पर नहीं होगी, मौसम में उथल पुथल मच जाएगी। इसका प्रभाव है मनुष्य जाति पर पड़ेगा। तो इस तरह से सारा दोष इंसानों का ही है। यदि सारे इंसान इस बात को समझ लें कि प्रकृति का सिर्फ उतना ही दोहन करना चाहिए जिससे प्रकृति को नुकसान ना हो, तो सारी आपदा अपने आप खत्म हो जाएगी, बीमारियां भी नहीं फैलेंगे। शामू की जब अपनी बात पूरी कर ली तो राजा का ध्यान भी इस तरफ गया। उसे शामू की बात समझ में आ गई। उसके बाद उन्होंने पूरी जो राज्य में मुनादी करवा दी कि आज से कोई भी किसी जानवर या जंगली जानवर को नहीं मारेगा। पेड़ पौधे काटना बंद करो। इस तरह से काफी सतर्कता बरतने के बाद कुछ समय में मौसम भी सही हो गया। राज्य के सभी लोग भी खुश हो गए। शामू को राजा ने अपने राज्य का पर्यावरण मंत्री बना दिया। इस तरह से जादुई रस्सी ने शामू को एक जुमरे से मंत्री बना दिया। अब शामू पर्यावरण मंत्री तो बन गया, पर उसका दिल अपने दवा खाने की तरफ ज्यादा लगता था। रातों को परी की जरूर याद आती थी, पर वह परी से बात किए बिना सोता नहीं था। एक दिन की बात है, रात में जब परी शामू के पास आई तो बातों बातों में परी ने शामू को बताया, शामू संभल जाओ, तुम्हारे ऊपर विपदा आने वाली है, पर अगर तुम जरा सा भी ध्यान से काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। शामू ने पूछा, कैसी विपदा? तब परी ने बताया, वह तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि अभी नहीं देख पा रही हूँ, बस इतना दिखाई दे रहा है कि कोई विपदा आने वाली है। परी शामू ने कहा, ठीक है दीदी, मैं अपना ध्यान रखूंगा। उसके बाद परी ने शामू को लोरी सुनाई। लोरी सुनते ही शामू सो गया। तब परी खिड़की के रास्ते उड़कर चली गई। जब से शामू पर्यावरण मंत्री बना था, उसे हर रोज दरबार जाना पड़ता था, इसलिए वह दिन में दरबार में और शाम को अपना दवा खाना खोलता था। कुछ दिन अच्छे से बीते, पर शामू अब सावधान रहने लगा। पर इधर वह महसूस करने लगा था, कुछ दरबारी उसे बिना कारण परेशान करने में लगे रहते। ज्यादातर दरबारी उसकी प्रशंसा से जलने लगे थे। वह उसे परेशान करने का उपाय खोजते रहते। एक दिन शामू घर के बाहर दरबार जाने के लिए निकल रहा था, तो उसे फिर वही साधु बाबा मिल गए। साधु बाबा को देखते ही शामू ने उनके चरण स्पर्श करके नमन किया और उनका आशीर्वाद लिया। साधु बाबा ने आशीर्वाद देकर शामू से उसका हालचाल पूछा और कहा, शामू, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बताओ मैं क्या करूं? साधु बाबा, आपके आशीर्वाद से ही मेरे पास बहुत सारी दवाइयों का खजाना है। शामू ने कहा, मैं आपका तुरंत इलाज करता हूँ। घर के अंदर जाकर उसने अपने दवा खाने से अच्छी सी दवाई निकाल कर लाया और साधु बाबा के पैरों पर लेप लगाया। साधु बाबा के पैरों का दर्द जल्दी ठीक हो गया। साधु बाबा ने शामू से कहा, शामू, जो रस्सी मैंने तुम्हें दिया था, वह रस्सी अपने पास रखते हो या नहीं? तो शामू कहने लगा, रस्सी तो मैं बहुत संभाल कर रखता हूँ। साधु बाबा ने रस्सी को कहा कि सदा अपने पास ही रखो। इतनी बड़ी रस्सी को मैं अपने पास कैसे रख सकता हूँ साधु बाबा? तो साधु बाबा ने कहा, अच्छा मैं बताता हूँ, तुम रस्सी को लेकर आओ। साधु बाबा के आदेश से शामू घर में से रस्सी लेकर आ गया। साधु बाबा ने अपनी झोली में से एक माचिस निकाली और पूछा, इसे तो अपने साथ रख सकते हो? तो शामू ने कहा, हाँ बाबा, यह तो माचिस है, इसे अपनी जेब में रख सकता हूँ। तो साधु बाबा ने कहा, ठीक है, मैं इस रस्सी को इसमें रखता हूँ। माचिस की डिबिया में रस्सी को रखने की बात सुनकर शामू मुस्कुरा पड़ा। वह साधु बाबा से कहने लगा, तो उनके आदेश का पालन करने के लिए जैसी रस्सी को माचिस की डिबिया में छुपाया, वैसी रस्सी छोटी हो गई। पूरी रस्सी माचिस की डिबिया में गोल गोल लिपट कर चली गई। फिर साधु बाबा ने उसे एक डंडा भी दिया और कहा, इस डंडे को भी अपने पास रखो। इस डंडे को रस्सी से कभी अलग नहीं करके नहीं रखना। शामू ने डंडे को जैसी माचिस की डिबिया में छुपाया, वह डंडा बहुत छोटा हो गया और रस्सी बगल में जाकर वह पड़ गया। शामू को बहुत आश्चर्य हुआ। साधु बाबा ने शामू से कहा, शामू, यह जादुई माचिस की डिबिया है, इसे
जो भी चीज रखी जाएगी वही छोटी हो जाएगी, और जब इस माचिस से बाहर निकाली जाएगी तो वह अपने पहले आकार में आ जाएगी। इसके बाद शामू ने साधु बाबा को प्रणाम किया और साधु बाबा अपने रास्ते चले गए। उस रात जब परी आई तो शामू को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी तक शामू ने उसे अपने पास बुलाने के लिए उसे याद करता था, पर आज स्वयं परी आ गई। अभी तो उसने याद नहीं किया था। शामू ने परी को देखकर खुश हो गया और कहा, परी दीदी आप कितनी अच्छी हैं, अभी मैं आपको बुलाने ही वाला था कि आप स्वयं ही आ गई। तो परी कहने लगी, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी शामू, उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आने वाली है। तो श्यामू कहने लगा, हाँ दीदी आपने बताया था, पर कौन बुरा करेगा, यह नहीं बताया था, आज आपको पता चल गया है क्या? तो परी दीदी कहने लगी, नहीं अभी पता तो नहीं चला, पर साधु बाबा तुम्हें माचिस की डिबिया दे गए हैं ना, उसे अपने पास जरूर रखना, क्योंकि तुम लोगों की भलाई करते हो, इसलिए साधु बाबा तुम्हारे लिए चिंतित हैं। तो श्यामू कहने लगा, हाँ दीदी मैं माचिस की डिबिया अपने पास जरूर रखूंगा। तो वह कहने लगी, हाँ मुझे लग रहा है कि तुम्हारी परेशानी का समय अब आ रहा है, घबराना मत, हौसले से काम लेना। तो श्यामू बोला, ठीक है दीदी। उसके बाद दोनों ने खूब बातें की। फिर नीलम परी उसे एक कहानी सुनाकर खिड़की के रास्ते से उड़कर चली गई और श्यामू फिर सो गया। कुछ दिन तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सामान्य रहा। पर कुछ दिनों के बाद एक दिन श्यामू को दरबार के लिए देर हो रही थी। वह दरबार जाने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगा। थोड़ी ही दूर चला होगा कि उसे एक दरबारी रास्ते में मिल गया। वह श्यामू को देखकर रोने लगा। उसकी बेटी की हालत बहुत खराब है, अगर उसे समय से दवाई नहीं मिली तो लड़की मर जाएगी। श्यामू से कोई कहे कि वह बीमार है और श्यामू दवा ना दे, यह तो हो ही नहीं सकता था। दवाई देना, बीमारी ठीक करना, यह श्यामू का ही बहुत बड़ा शौक था। इसलिए दरबारी की बात सुनते ही श्यामू ने उससे कहा, चलो मुझे लड़की को दिखाओ, और वह दरबारी के साथ चला गया। तभी परी उसके पास आई और बोली, इसके साथ मत जाओ, ये झूठ बोल रहा है। पर श्यामू किसी को बीमार सुने और जाकर उसका उपचार ना करे, यह तो हो ही नहीं सकता था। श्यामू उस दरबारी के साथ चल पड़ा। परी श्यामू को देख रही थी, पर दरबारी को नहीं, क्योंकि जो दरबारी उसे तो परी नहीं दिखाई दी, श्यामू को परी दिखाई दे रही थी। दरबारी उससे जल्दी जल्दी चलने के लिए कह रहा था, परी उसे मना कर रही थी। श्यामू ने परी को समझाने की कोशिश भी की कि बीमार बिटिया को ठीक करना ज्यादा जरूरी है, वरना वह मर जाएगी। इस तरह श्यामू ने परी की बात नहीं मानी और दरबारी के साथ चला गया। बस कुछ दूर जाने के बाद एक गली मिली। उस गली के आते ही दरबारी ने श्यामू को पकड़ लिया और उसी गली से निकलकर 4 आदमी और आ गए। उनमें से एक ने श्यामू का मुंह बंद कर दिया और एक ने उसकी आंखें बंद करके पट्टी बांध दी और उसे एक बोरी में डालकर अपनी पीठ पर लाद कर ले चले। वे दरबारी ही थे। श्यामू प्रजा और राजा दोनों का बहुत प्रिय था। उसके अपहरण की बात जल्दी फैल गई, इसलिए इन अपहरणकर्ताओं को उसे ने श्यामू को ऐसी जगह छिपा कर रखना था जहां दूसरे लोग उसे खोज न सकें। इसलिए उन्होंने उसे राज्य से बाहर एक गुफा में बैठाकर गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। बेचारा श्यामू गुफा के अंधेरे को देखकर बहुत घबराया। उसे चिंता होने लगी, राजा क्या सोच रहे होंगे, अभी तक श्यामू नहीं आया। उधर राजा ने श्यामू को दरबार में नहीं आया देखकर अपने सिपाहियों को श्यामू के घर भेजा। तो वहां श्यामू के माता पिता ने बताया, श्यामू दरबार के लिए निकल चुका है। सैनिकों ने राजा को आकर बताया कि श्यामू अपने घर पर नहीं है, वह दरबार के लिए अपने समय पर घर से निकल चुका था। तब राजा को चिंता होने लगी। उन्होंने सैनिकों को श्यामू को खोजने के लिए भेजा। उधर श्यामू गुफा के अंधेरे में पड़ा पड़ा रोने और घबराने में लग गया था। वह राजा के पास नहीं पहुंचा, अब राजा नाराज हो जाएंगे। उसे अंधेरे में डर और भूख भी लग रही थी। जब सैनिक श्यामू को कहीं नहीं खोज पाए तो राजा ने बताया कि सैनिकों की बात सुनकर राजा को चिंता हुई कि सैनिक उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाए हैं। उन्होंने और ढेर सारे सैनिकों की टुकड़ी को आज्ञा दी कि पूरे राज्य में हर घर में जाकर श्यामू को खोजो। सैनिक पूरे शहर, पूरे राज्य में श्यामू को हर घर में जा जाकर खोजने लगे, तलाशी लेने लगे, पर वह किसी भी घर में नहीं मिला। वह तो गुफा में बंद था। वह रात को परी जो श्यामू से मिलने आती थी, श्यामू से मिलना परी का स्वभाव था। परी श्यामू के घर पहुंची तो वहां श्यामू को न देखकर उसे भी खोजना शुरू कर दिया। जल्दी उसे श्यामू की सुगंध मिल गई। वह उस सुगंध का पीछा करते करते गुफा तक आ गई। गुफा पर बड़ा सा पत्थर देखकर परी समझ गई कि श्यामू यहीं बंद है, पर पत्थर भारी था।
वह अकेले पत्थर को हटा नहीं सकती थी, इसलिए उन अपहरणकर्ताओं के कान में जाकर शामू को खाना देने की बात फुसफुसाई। वे परी को नहीं देख पा रहे थे, पर उसकी बात सुन रहे थे। पर आवाज कहाँ से आ रही है, यह पहचान नहीं पा रहे थे। पर उन लोगों ने फुसफुसाहट की बात को मन का वहम मानकर शामू को खाना देने की बात का निश्चय किया। शामू को रोता और घबराता देखकर परी फिर गुफा के अंदर प्रकट हुई और उसने कहा, देखो शामू, मैंने और साधु बाबा दोनों ने तुमको पहले ही आगाह किया था कि सावधानी पूर्वक रहना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें मना भी किया, दरबारी के साथ मत जाओ, वह झूठ बोल रहा है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मेरी बात मान लो। तो शामू कहने लगा, हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं, मैं आपकी हर बात मानूंगा आपसे। क्या करूं अब आप बताइए। तो शामू परी कहने लगी, अपनी माचिस को भूल रही हो क्या? शामू ने कहा, नहीं दीदी। तो परी कहने लगी, चलो उसे निकालो, और कहकर परी चली गई। परी की बात याद करके शामू ने रोते रोते अपना हाथ जेब पर डाला। वहां माचिस पड़ी हुई थी। माचिस जब काफी देर हो गई तो उसने माचिस निकाल कर खेलना चाहा, तो माचिस से रस्सी बाहर निकल कर गिर गई, बड़ी हो गई। जादू की रस्सी ने देखा कि शामू यहाँ अंधेरी गुफा में बंद है, तो वह पहले थोड़ी लंबी हुई, फिर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। रस्सी कभी इधर जाती कभी उधर जाती, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। चारों तरफ से गुफा बंद थी और अब वो रात होने वाली थी। अंधेरे में रस्सी को इधर उधर भागते देखकर शामू को थोड़ा तसल्ली मिली और आश्चर्य भी हुआ कि रस्सी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी, पर अंधेरे में उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। इधर उधर भटक कर रस्सी की कहीं भी थोड़ा सा भी जगह मिल जाए तो वहां से बाहर निकल सके। अचानक ही गुफा के बाहर लगाया हुआ पत्थर अपहरणकर्ता दरबारियों द्वारा हटाया गया। वह शाम के लिए भोजन लेकर आए थे। जैसे उन्होंने बाहर गुफा का पत्थर हटाया, गुफा में रोशनी आने लगी और रस्सी को तो बस रोशनी क्या देखी, वह तो उधर की तरफ चल पड़ी। रस्सी बाहर निकली तो उसने देखा अपहरणकर्ता खड़े थे। बस रस्सी उन सभी अपहरणकर्ताओं से लिपट गई। अब तब तक परी भी वहां पहुंच चुकी थी। परी को देखकर रस्सी थोड़ी शांत हुई, फिर उसका दूसरा सिरा आगे बढ़ने लगा और माचिस ने डंडे को बाहर निकाल दिया। माचिस से बाहर निकलते डंडे ने उन अपहरणकर्ताओं को मारना शुरू कर दिया। रस्सी उन्हें जकड़े हुए थी, डंडा उनकी पिटाई कर रहा था। सभी अपहरणकर्ताओं के मुंह से हाय बचाओ, कोई तो बचाओ, कौन है जो हम लोगों को मार रहा है? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह रस्सी कहाँ से आ गई? कोई भूत है क्या? इस डंडे से कौन मार रहा है? ऐसे वो चिल्लाने लगे। जैसा बोल बोल कर वे उछल रहे थे, अपने को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर रस्सी ने उनके चिल्लाने के साथ और जोर से जकड़ लिया और रस्सी और डंडे ने उछलकर उसको मारना शुरू कर दिया। जब बहुत देर तक सबको मार पड़ती रही, तब वे सभी बेहोश होने लगे। तब परी अदृश्य होते हुए उन्हें राजा के पास जाकर अपनी करनी बताने को कहा। अपहरणकर्ताओं ने परी को न देख पाने के कारण बहुत डर गए थे और ज्यादा पिटाई होने के कारण वे चिल्लाते हुए राजा के पास भागे। अजब नजारा था। रस्सी से बंधे डंडे से पिटते हुए भाग रहे थे। उनके पीछे पीछे शाम गुफा से निकलकर उनके पीछे भाग रहा था। शामू परी को देख सकता था। परी ने इशारे से शामू को कुछ भी करने से मना कर दिया था। इससे वो दुष्ट मार खाते खाते राजा के महल के सामने तक पहुंच गए। वहां तक पहुंचते पहुंचते लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी और सभी उनके पीछे भागते राजा के महल तक पहुंच चुके थे। इतना शोर शराबा सुनकर राजा भी राजमहल से बाहर निकल आया और रस्सी से बंधे डंडे से पिटते अपहरणकर्ताओं के पीछे शामू को आता देखकर राजा सारा माजरा समझ गए। फिर भी शामू से सारी बात राजा ने पूछी। शामू ने पूरी बात राजा को बताई। तब परी ने शामू के कान में रस्सी और डंडे को रोकने के लिए कहा। शामू ने रस्सी डंडे को रोक दिया। अब तब तक सारे दरबारी मार खा खा कर अधमरे हो चुके थे। राजा ने पूरी बात जानकर उन अपहरणकर्ताओं को कैद में डलवा दिया। राजा ने शामू की तारीफ की और उसके माता पिता के पास पहुंचा दिया। घर पहुंचकर परी ने शामू को कहानी सुनाई और एक लोरी गाकर सुला दी। परी खिड़की के रास्ते अपने घर चली गई और शामू की जिंदगी भी खुशहाल बन गई। दोस्तों, राजा जो अब शामू को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया था, उसके राज्य मंत्री भी बना दिया था, उसकी सलाह से ये सारे काम होते थे। राजा को शामू इतना पसंद आया कि राजा ने उसका काम देखकर और उसकी ईमानदारी को देखकर
अपना आधा राजपाट दे दिया और अपनी राजकुमारी के साथ शामू का विवाह कर दिया। शामू की जिंदगी खुशी से गुजरने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।